चलिए, एनसीईआरटी के उदाहरण करने के बाद अब हम लोग पहुंच गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु। और लास्ट के 2 पॉइंट हैं ये, जो आगे के चैप्टर में तरंग प्रकाशिकी में भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर बात होगी, जो इन्हीं पर आधारित होगा। ध्यान रहे, यह है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी के बारे में जानेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि ये है प्रकाशिक यंत्र, तो प्रकाशिक यंत्रों का महत्व केवल परीक्षा में नहीं है, परीक्षा में तो है ही, परीक्षाओं के लिए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होते ही है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी, हमारे दैनिक जीवन में भी इनका बहुत बड़ा महत्व है। हमें इनकी सही जानकारी होना ज़रूरी है। एक सामान्य व्यक्ति में और एक विज्ञान के विद्यार्थी में फ़र्क होता है। सामान्य व्यक्ति की सोच सूक्ष्म नहीं होती, वह विश्लेषण नहीं करता। विज्ञान का विद्यार्थी प्रकृति में होने वाली घटनाओं का विश्लेषण भी करता है, अगर उसने सही तरीके से विज्ञान को पढ़ा है, समझा है तो। सवाल प्रतिशतता का नहीं है। हो सकता है आपने 90% नंबर प्राप्त किए हों, फिर भी प्राकृतिक परिघटनाओं पर आपका विचार तंदुरुस्त ना हो सकता है आपने 70% अंक प्राप्त किए हों, फिर भी प्राकृतिक परिघटनाओं पर आपका विचार अच्छा हो। तो ज़रूरी है वैज्ञानिक सोच होना, प्रकृति के अंदर जो परिवर्तन होते हैं उनका विश्लेषण सही तरीके से करना। अगर हम प्रकृति में हो रहे परिवर्तन का विश्लेषण सही तरीके से करते हैं तो हमारा बेवकूफ़ नहीं बनता जीवन में, हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बनाता, हम जानने लगते हैं सारी चीज़ों को। तो ठीक बिल्कुल इसी तरह पढ़ाई का महत्व क्या है? पढ़ाई का महत्व है कि शिक्षा बंधन से मुक्त करती है। जो शिक्षा है वह बंधन से मुक्त करती है। बंधन मतलब दूसरे व्यक्तियों के बंधन, व्यक्ति पर जो व्यक्ति का बंधन है, व्यक्ति पर जो व्यक्ति की गुलामी है, शिक्षा उससे मुक्त करती है। दूसरी बात, प्राकृतिक परिवर्तनों को समझकर अपनी ज़रूरत के हिसाब से वस्तुएं बनाने में वैज्ञानिक शिक्षा मदद करती है। ये 2 काम होते हैं शिक्षा के, बंधन से मुक्त करती है और अपनी सुविधाओं की चीज़ें बनाने में मदद करती है। इतनी सारी चीज़ें विज्ञान ने बनाई हैं। और बंधन से मुक्त यानी गुलामी से मुक्त करने में आप जानते हैं ही शिक्षा का कितना बड़ा महत्व है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी। एनसीईआरटी में ये बिंदु आ रहा है 9.9.2। ठीक, ये बिंदु आ रहा है सूक्ष्मदर्शी। ठीक, 2 प्रकार का हमारे पास सूक्ष्मदर्शी है। एक है सरल सूक्ष्मदर्शी, और एक है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसे कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा नाम भी होता है इसका, ठीक, मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास ये भी कह देते हैं इसको, यानी आवर्धन करने वाला कांच, मैग्नीफाइंग ग्लास। उत्तल लेंस, कौन सा है ये? उत्तल लेंस है। जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में या हाथ देखने वाले ज्योतिष
या कुछ लोग जो अखबार भी पढ़ते हैं, एक उत्तल लेंस में बड़ा दिखता है, वो वाला केस है ये सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये दो लेंसों का संयोजन है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसमें दो लेंस हैं, ये केवल एक उत्तल लेंस है। ठीक, देखा लिखा मैग्नीफाइंग ग्लास यानी आवर्धित करने का यंत्र है, चीज़ों को बड़ा दिखाने के दोनों यंत्र हैं। अगर सामान्य सूक्ष्मदर्शी की बात करें, यांत्रिक सूक्ष्मदर्शी, अगर हम देखें इसमें जो यांत्रिक सूक्ष्मदर्शी है या मैनुअल है, ये 30 गुना बड़ा लगभग कर देती है, 30 गुना बड़ा आकार बढ़ा देती है, 30 गुना आकार। वस्तु का आकार 30 गुना, ये कह सकते हैं, या फिर ये लिख सकते हैं कि इसका जो आवर्धन है वो लगभग 30 गुना तक ये बढ़ा सकती है। एक होती है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, जिसे कहते हैं डिजिटल सूक्ष्मदर्शी। ठीक, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। ये 10,000 गुना तक बड़ा कर सकती है, इसका आवर्धन जो है वो 10,000 गुना हो सकता है, यानी ये वस्तु के आकार को 10,000 गुना कर सकती है। ये है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, डिजिटल व्यवस्था पर जो बनी हुई है, जैसे कि आपका कंप्यूटर है, ठीक, डिजिटल है, ये उस तरह की व्यवस्था। लेंस इसमें भी होते हैं, ये भी लेंस है, लेंस इसमें भी होते हैं। इसको मैंने यांत्रिक कहा, मैकेनिकल कहा, क्योंकि हाथ से चलाकर इसके लेंसों को सेट किया जाता है। ये डिजिटल है, डिजिटल नंबर से इसको सेट किया जाता है, इसलिए इसको हमने डिजिटल कहा। ये मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, हाथ से सेट कर लेते हैं, ये हो गया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। ठीक, अब हमें पढ़ना है क्या? हमें पढ़ना है ये वाला, जिसको हाथ से सेट कर लेते हैं, लेंस लगे होते हैं। इसमें डिजिटल कुछ नहीं, ये सिर्फ सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है। इसमें दो उत्तल लेंसों का संयोजन है, यानी यहाँ पर हम लिखते हैं कि भाई इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं। ठीक, एक उत्तल लेंस प्रतिबिंब बनाएगा, दूसरा उत्तल लेंस उस प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब बनाएगा, बड़ा दिखाएगा। कुल मिला के प्रतिबिंब बड़ा देखने का तरीका, दो लेंस लगा लिए इसमें। ठीक, चलिए सबसे पहले लेते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी यानी एक उत्तल लेंस, एक सामान्य सा उत्तल लेंस। और यह उत्तल लेंस वस्तुओं के आकार को बढ़ाकर कब दिखाता है? इसकी शर्त यह होती है कि जब लेंस और वस्तु के बीच की दूरी फोकस दूरी से कम हो। ठीक, यानी अगर मैं इसे प्रकाशिक केंद्र बना ले, प्रकाशिक अक्ष बना लेता हूँ और यहाँ पर कोई लेंस रख लेता हूँ ऐसे, और ये इसका प्राथमिक फोकस और ये इसका द्वितीयक फोकस बना लेता हूँ ऐसे। ठीक, इस लेंस में से होकर देखना है तो इस लेंस के पीछे आँख लगा देता हूँ ऐसे। तो लेंस के केंद्र पर बना हुआ कोण
आँख पर बने हुए कोण के बराबर कर लेता हूँ, क्योंकि यह आँख जो है लेंस के बिल्कुल पीछे लगी है, तो यानी लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र है वही आँख का बिंदु मान लेता हूँ। ठीक, तो वस्तु को यहाँ रख देता हूँ ऐसे ए बी, और अब इसका प्रतिबिंब बनाता हूँ। तो एक किरण पुंज को जो है, एक किरण को फोकस से ले जाता हूँ और दूसरे वाली को केंद्र से ले जाता हूँ, और अब इन दोनों को मिलाकर देखता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक, हाँ हाँ, चित्र को दोबारा ठीक से बनाना पड़ेगा। ये ऐसे, ये बना दिया द्वितीयक फोकस और ये बना दिया प्राथमिक फोकस, और यहाँ वस्तु रख देते हैं थोड़ा सा, जिससे कि कुछ प्रतिबिंब ऐसा बने कि जो हमें हमारा बन जाए बोर्ड के ऊपर। चलिए, अब आ गया ये बन गई फोकस की लाइन, और ये बन जाएगी लगभग केंद्र की लाइन, है ना। ऐसे देखो, ये मामला जो है सही नहीं हो रहा है, इसको ठीक करके बनाना पड़ेगा। ये ऐसे, फोकस ये ले लिया, इधर ये ले लिया, इधर रख दी वस्तु। वस्तु से जाने वाली एक किरण फोकस से गई, एक केंद्र से चली गई, ये केंद्र वाली है और ये फोकस वाली है, और यहाँ मिला दिया दोनों को, ये बना दिया प्रतिबिंब। देखो, तीसरी बार में जाके प्रतिबिंब बना। ये हो गया प्राथमिक फोकस और ये हो गया द्वितीयक फोकस। हो गया, ऐसा मामला है, बड़ा दिखा दिया। तो यहाँ पर आवर्धन को अगर देखें तो ये होता है रेखीय आवर्धन। जहाँ पर वस्तु रखी होती है इसे हम कहते हैं U, और जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है इसे हम कहते हैं V। ठीक, तो ये परिभाषित होता है रेखीय आवर्धन। इसे हम M कहते हैं, ये होता है V/U। ठीक, इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह अनंत पर नहीं है। रेखीय आवर्धन कब परिभाषित हो रहा है, ध्यान रखें, यह प्रतिबिंब है, यह अनंत पर नहीं है। प्रतिबिंब अनंत पर नहीं है। कोई गलती ना हो जाए यहाँ, क्योंकि परिभाषाओं में गड़बड़ हो जाता है। यानी ये प्रतिबिंब जो है इसकी ऊंचाई मान लेते हैं HI, और ये वस्तु की ऊंचाई मान लेते हैं HO, तो ये आवर्धन है HI/HO। बिल्कुल सामान्य। अगर हम इसे बदलना चाहें 1/V माइनस 1/U 1/F से, तो ये V/U का मान हमारे पास कुछ और भी आ जाता है, 1 - V/F भी आ जाता है ऐसे, क्योंकि यहाँ से V/U निकाल लेंगे हम। ठीक, तो V/U निकालने के लिए हमें F को इधर ले आएंगे, U को इधर ले आएंगे। देखो, 1/V माइनस 1/F 1/U, तो ये हो गया V/U, V माइनस F/F, ये हो गया। तो ये सामान्य है, ये रेखीय आवर्धन है, और अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे नहीं है, अनंत से पहले है। यानी अंतिम प्रतिबिंब भी जो है लेंस से दूर है, लेकिन अनंत पर नहीं है। अब एक निश्चित दूरी पर है, ये मान के चलिए। अब ये रेखीय आवर्धन हुआ, जिसमें वस्तुओं के आकार की जानकारी हो जाएगी, प्रतिबिंब के आकार की जानकारी हो जाएगी। अब इसी में एक शर्त है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है, न्यूनतम दूरी D बराबर 25 सेंटीमीटर पर है।
तो v बराबर माइनस डी रखने पर, किसमें? आवर्धन में। तो आवर्धन कितना हो गया? 1 माइनस माइनस डी बटे एफ, 1 प्लस डी बटे एफ। यह आवर्धन, मैं फिर से याद दिलाऊं, यह आवर्धन रेखीय आवर्धन है, रेखीय आवर्धन है। कोई गलती मत कर देना परिभाषाएं देने में, और जब टीचर बनोगे बच्चों को पढ़ाने में गलती मत कर देना। यह रेखीय आवर्धन है क्योंकि इसमें प्रतिबिंब के आकार, वस्तुओं के आकार निश्चित हैं, सीमित हैं। ठीक, चलिए, रेखीय आवर्धन परिभाषित हो गया जब अंतिम प्रतिबिंब 25 पर है। अगर आपको अपनी मर्जी से अंतिम प्रतिबिंब बनाना है, 25 पर नहीं बनाना है, ठीक, तो ये सूत्र है v/u, फिर यही लगेगा, फिर कोई झंझट नहीं, फिर ये नहीं लगाना है, फिर यही लगेगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अब आया कोणीय आवर्धन या आवर्धन अक्षमता। इसमें बड़ी भ्रांति है, कुछ का कुछ लोग पढ़ा के निकल जाते हैं। इसको ज़रा ठीक से समझेंगे, बड़े प्यार से और बड़े आराम से समझेंगे। इसको एक बार समझ में आ गया भूलोगे नहीं, लेकिन ज़रा आराम से समझेंगे। ठीक है, चलिए अब है कब होता है कोणीय आवर्धन की आवश्यकता, कब पड़ती है? कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर कब पड़ती है? जब वस्तु या वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर हो, तो रेखीय आवर्धन परिभाषित नहीं होता। ठीक ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता को परिभाषित या सूत्रमत किया जाता है। सूत्रमत मतलब उसका सूत्र बनाया जाता है, सूत्र के अनुसार किया जाता है। तो ये शब्द देखिए, सूत्रमत करना। हिंदी को समझ रहे हो? हिंदी में पंगा है हिंदी में बड़े पंगे हैं। सामान्य भाषा जो है, जो हम इस्तेमाल करते हैं, सामान्य भाषा, वह हमारी बोलने चालने की भाषा है। अगर किसी विषय को हिंदी में लेके जाएंगे तो बड़ा
टेढ़ा मामला हो जाता है फिर। ठीक है, तो कुल मिला के समझ लें, जब वस्तु या वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर हो, या तो वस्तु अनंत पर हो या वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आप समझ रहे हैं कि रेखीय आवर्धन परिभाषित होता नहीं है, क्योंकि रेखीय आवर्धन हम जानते हैं भाई ये होता है रेखीय आवर्धन v या u। ठीक, अब इसमें v अनंत है या u अनंत है तो गड़बड़ हो जाएगा, एक बार m का मान 0 आ जाएगा, एक बार m का मान अनंत आ जाएगा, तो कुल मिलाकर ये परिभाषित नहीं होगा, सही तरीके से इसका पता नहीं चलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो है, या ऐसी स्थिति में कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता परिभाषित की जाती है और सूत्र मत किया जाता है, उसका सूत्र बनाया जाता है। तो कुल मिला के कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता कहाँ काम करेगी, जब वस्तु या किसी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर हो, या तो वस्तु अनंत पर हो या प्रतिबिंब अनंत पर हो, तब ये चीज़ काम करेगी, या फिर दोनों अनंत पर हो, ऐसा भी हो सकता है भाई दोनों ही अनंत पर हों तो भी आवर्धन क्षमता या एंगुलर मैग्निफिकेशन काम करेगा। तो ये सूत्र जो है विशेष है। सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र होता है रेखीय आवर्धन। सामान्य सूत्र क्या होता है आवर्धन का, रेखीय आवर्धन। तो ये विशेष है, क्योंकि अनंत पर वस्तु है या अनंत पर प्रतिबिंब है, तब ये बनेगा। अब पहले इसको परिभाषित करना पड़ेगा, इसको सूत्रमत करना पड़ेगा कि ये चीज़ होती क्या है। तो ये बिल्कुल नए तरीके से चलता है, इसको बिल्कुल नए तरीके से परिभाषित करना पड़ता है। इसे परिभाषित कर लेंगे, इसका सूत्र बना लेंगे, और जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ उस सूत्र को हम लगा देंगे। ठीक, चलिए सूत्र बनाते हैं इसका। कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता, सबसे पहले कोई वस्तु बनाइए आप, सबसे पहले एक वस्तु बनाइए। ये वस्तु बनाइए और वस्तु की ऊंचाई को h मानिए। जो वस्तु की ऊंचाई है उसको h मान लीजिए, या वस्तु की लंबाई को h मान लीजिए, और इस वस्तु को सीधे आंख से देखिए। कोई लेंस वेंस नहीं लगाना, अभी कुछ नहीं करना, बिल्कुल सरलता से मैं कहूँगा कि बड़े आराम से समझेंगे इस चीज़ को, बहुत काम आती है बाद में। ठीक, हम इस वस्तु को सिर्फ आँख से देखेंगे और हम देखेंगे कि इस वस्तु पर अधिकतम कोण कितना अंतरित हो सकता है। देखिए, अगर दूर ले जाऊँगा तो कोण घट जाएगा, आँख से अंतरित होने वाला कोण, अधिकतम कोण कितना अंतरित हो सकता है, अधिकतम कोण जब मैं इसे 25 सेंटीमीटर पे ले आता हूँ, जो कि सामान्य दृष्टि की दूरी है, स्पष्ट दृष्टि की दूरी है, तो अधिकतम कोण अंतरित हो जाता है सामान्य आँख के लिए। अगर उससे कम ले आता हूँ तो दिखता नहीं है। तो इसका मतलब इस वस्तु पर जो अधिकतम कोण अंतरित हो सकता है, जो आँख इस पर अंतरित करती है, जब ये सही सही दिखती है तो इस वस्तु की दूरी आँख से 25 सेंटीमीटर पे होनी चाहिए। तो इसका मतलब d बराबर 25 सेंटीमीटर पे वस्तु होनी चाहिए, और अंतरित कोण जो है आँख पर वस्तु का ये बनेगा। ये हो गई आँख। और कितनी दूरी पर है वस्तु, वस्तु है 25 सेंटीमीटर पर d पर, और यह कोण यहाँ पर अंतरित होगा। इस कोण को अल्फा कहते हैं। tan अल्फा का मान h/d होगा। ठीक, तो अल्फा वस्तु द्वारा आँख पर अंतरित अधिकतम कोण है। तो अल्फा वस्तु द्वारा आँख पर अंतरित अधिकतम कोण है जब वस्तु स्पष्ट दिखाई दे।
अर्थात वस्तु आंख से d बराबर 25 सेंटीमीटर पर हो, क्योंकि अगर 25 से कम रखोगे तो सामान्य आंख के लिए ये मुश्किल होगा। वस्तु कोण तो बढ़ जाएगा, मान लीजिए वस्तु को पास ले आऊँ तो कोण तो बढ़ जाएगा, लेकिन वो साफ दिखाई नहीं देगी। तो अधिकतम कोण कब होगा? जब 25 पर हो, यानी साफ दिखाई देती हो। तो अधिकतम अंतरित कोण जो है ये है h/d। ठीक, अब बिल्कुल थोड़ा सा इस बात से अलग जाके देखते हैं। कह रहा जी इस लेंस में से देखें इसको तो क्या होगा। अब इसी वस्तु को किसी लेंस में से देखते हैं। ये लेंस बना लिया और इस वस्तु को ऐसे रखते हैं कि इसका प्रतिबिंब जो है वो 25 सेंटीमीटर पर बन जाए। ठीक, अब यहाँ पर इसका लेंस का फोकस बना लेते हैं। फोकस दूरी ये ले ली मैंने, ठीक है। थोड़ा पहले कर लेते हैं ताकि लाइनें हमारी मिल जाएं ऐसे। तो ये कुछ ऐसे करके ऐसे और ऐसे। ठीक, चलो मिला दिया। लाइनें बड़ी तिरछी बन जाती हैं यार, ये भैया ही समस्या है। नीचे करके बनाता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, एक्चुअली बोर्ड जो है ना, ये लाइनें जो हैं स्केल से बनती हैं। स्केल मतलब पैमाना। अब यहाँ पे बना दिया मैंने F, यहाँ पे एक F और बना दिया, यहाँ मैंने वस्तु रख दी और ये मैंने फोकस वाली लाइन बना ली। इसको पीछे हटाऊंगा तो ये ऐसे जाएगी, और ये मैंने केंद्र वाली लाइन बना दी और ये मैंने वस्तु बना दी। ये बन गया प्रतिबिंब। देखो ये बन गई वस्तु, ये हो गई वस्तु और ये हो गया इसका प्रतिबिंब। ठीक, और ये जो कोणीय आवर्धन लिखा है इसको हटा लो, क्योंकि हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। ठीक, यहाँ लिख देते हैं कोणीय आवर्धन, क्योंकि जरूरी है इस शब्द को पकड़ के रखना। ये लो। तो अब हमने क्या किया, इसी वस्तु को जिसकी वास्तव में जो ऊंचाई है या इसकी लंबाई है वो h है। तो यहाँ पर देखिए ये लंबाई जो है ये h के बराबर है। हमने इसका प्रतिबिंब बनाया और ये प्रतिबिंब हमने 25 सेंटीमीटर पर ही बना दिया ऐसे। यानी हमने वस्तु को लेंस से कुछ एक ऐसी दूरी पर रखा जिसको हम U कहते हैं, और हमने इसी वस्तु का प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर बना लिया। और इस बार जो कोण बना, देखिए ये वाला कोण जो बनता है, ये वाला कोण, ये लेंस के केंद्र पर अंतरित जो कोण है, वहीं पर हमने आंख रख ली और आंख पर अंतरित कोण हमने यही मान लिया। ये बना ली हमने आंख। हमने आंख को लेंस के प्रकाशिक केंद्र के पास ही मान लिया। इस कोण को हमने कहा बीटा। यानी प्रतिबिंब कहाँ बनाया इस बार हमने? 25 पर बनाया है। पहले कहाँ रखा था? वस्तु को 25 पर रखा था और उसका कोण देखा था हमने। इस बार प्रतिबिंब भी 25 पर ही है, फिर हमने कोण देख लिया लेंस से। ठीक, हमने देखा कि tan बीटा क्या है। तो इस त्रिभुज में अगर देखा जाए, ये वाला जो त्रिभुज है, ये इस त्रिभुज में अगर देखें तो ये है h/u। तो tan बीटा का मान देखिए, इस त्रिभुज में देख लिया छोटे वाले में। अगर बड़े वाले में देखेंगे तो बड़े वाले में होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और d हो गया 25, वो भी दिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छोटे वाले में देख लें तो वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई क्यों ली? क्योंकि वस्तु की ऊंचाई यहाँ पर भी है, उससे तुलना हो सकती है फिर। तो वस्तु की ऊंचाई और u ये हो गया
tan बीटा। तो ये क्या है, प्रतिबिंब का कोण है। यदि प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर हो, लेंस द्वारा जो किया गया है ये वो है। बिल्कुल यही घटना बिना लेंस के आंख द्वारा की गई थी जब वस्तु को ही 25 पे रख दिया था। यानी एक बार वस्तु को 25 पे देख के कोण बना लो, एक बार उसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस रख के 25 पे बना लो, तब एक कोण बना लो, बस सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पर परिभाषित हो जाता है कोणीय आवर्धन। बस इस चीज को समझ लिया कि वे वस्तु को इतनी दूरी पे रखा कि उसका प्रतिबिंब 25 पे बन जाए, और उसका कोण कितना अंतरित करता है आंख पर या लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर, तो वो कोण बना लिया बीटा। और इस त्रिभुज से पता कर लिया कि वह बीटा कोण है h/u, क्योंकि वस्तु की जो ऊंचाई है या लंबाई है वो h है। ठीक, तो अब कोणीय आवर्धन m, इसे m थीटा भी लिख देते हैं, जैसे m है ना, m थीटा लिख देते हैं यूँ कोणीय आवर्धन को, क्योंकि थीटा से मतलब क्या है, कोणीय आवर्धन है। खैर कोणीय आवर्धन को हम m ही लिखेंगे, तो m जो है ये हो गया tan बीटा tan अल्फा, यानी वस्तु द्वारा बना हुआ कोण लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर या आंख पर, और प्रतिबिंब द्वारा लेंस के वस्तु के प्रतिबिंब द्वारा बना हुआ कोण बटे वस्तु द्वारा बना हुआ कोण। यानी एक बार वस्तु 25 सेंटीमीटर पर है डी पर, तो कितना कोण है, और उसी वस्तु का प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर है तो कितना कोण है, बस ये फर्क है। तो ये हो गया, अगर देखें तो ये आ जाएगा d/u। ठीक, कैसे, tan बीटा का मान है h/u, tan अल्फा का मान है h/d, तो d/u हो जाएगा, h इसमें से कट जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के ये है कोणीय आवर्धन। अब ये कोणीय आवर्धन अनंत पे अगर प्रतिबिंब बनता है तब भी लागू हो जाता है। कैसे, यदि वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो। ठीक, तो इसे हटा देते हैं, सूत्र बन गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। यदि अंतिम प्रतिबिंब आंख पर हो, अंतिम प्रतिबिंब आंख पर हो नहीं, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो। यदि अंतिम या प्रतिबिंब, यदि प्रतिबिंब आंख पर हो, अंतिम से कोई लेना देना नहीं यहाँ पे, अभी अंतिम की बात भी करेंगे। यदि प्रतिबिंब अनंत पर हो तो u बराबर f होगा। ठीक, क्या होगा, u बराबर f होगा, फोकस दूरी होगी। यदि मैं किसी वस्तु को उत्तल लेंस की फोकस दूरी के बराबर दूरी पर रख दूं तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बन जाएगा। तो ऐसे में आवर्धन अक्षमता कितनी हो जाएगी, d/f। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो तो यहाँ देख रहे हैं u का मान कितना हो जाएगा, f के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि रेखीय आवर्धन परिभाषित नहीं होता, तो कौन सा आवर्धन परिभाषित किया, कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता, कोणीय आवर्धन। तो नहीं, अब आप समझ गए कि भाई कोणीय आवर्धन क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इसका सूत्र है d/u। सामान्य सूत्र क्या है इसका, d/u है। d क्या है 25 और u क्या है, कहाँ पर आपने वस्तु को रखा है। अगर अंतिम प्रतिबिंब या प्रतिबिंब जो है अनंत पे बनाओगे तो यही चीज़ d/f हो जाएगी, बस। ठीक, तो जहाँ पर प्रतिबिंब या वस्तु
अनंत पे होंगे, या तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा या वस्तु अनंत पे होगी। तो वैसे केस में हमें कोणीय आवर्धन को सूत्र मत करना पड़ेगा, कोणीय आवर्धन को बनाना पड़ेगा, रेखीय आवर्धन से काम नहीं चलेगा। तो कुल मिला के आपने जान लिया कि भाई रेखीय आवर्धन कोणीय आवर्धन कहाँ कहाँ काम करते हैं। शर्त मैं फिर दोहरा देता हूँ, अगर वस्तु या प्रतिबिंब की दूरी निश्चित है, अनंत पे कुछ नहीं है, तो रेखीय आवर्धन परिभाषित होगा। वस्तु या प्रतिबिंब में से कोई अगर अनंत पर है तो कोणीय आवर्धन परिभाषित होगा। ठीक, अब इन दोनों शर्तों के अनुसार, इन सूत्रों के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब हमारे पास कुल कितने आवर्धन आ गए और उनके क्या सूत्र आ गए। हमारे पास दो सूत्र आ गए हैं। क्योंकि इन्हीं से हमें मतलब है और इन्हें याद करना, समझ लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रेखीय आवर्धन m बराबर 1 प्लस d/f, जब प्रतिबिंब d पर है, d यानी 25 सेंटीमीटर, सामान्यतः हम मान रहे हैं d 25 सेंटीमीटर है। अगर 25 सेंटीमीटर के अलावा कोई d होता है तो फिर जो भी है वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल के लिए 25 सेंटीमीटर पर है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, क्या कह रहे हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है। अब कोणीय आवर्धन m बराबर d/f, ये कब हुआ, जब प्रतिबिंब अनंत पर है, वह वस्तु लेंस के फोकस पर है, फोकस पर स्थित है, यानी प्राथमिक फोकस पर या फोकस दूरी के बराबर दूरी पर स्थित है। ठीक है, ऐसा माने तो फोकस पर स्थित है ऐसा बोल दिया हमने, फोकस बिंदु पर स्थित है ऐसा मान लिया। तो ये दो आवर्धन हमने पक्के कर लिए, पक्का। अब जब मैं इन्हें सूत्रों में लगाऊंगा तो आश्चर्यचकित नहीं होना है, क्योंकि दोनों पक्के हो गए हैं। रेखीय आवर्धन यानी जब प्रतिबिंब अनंत पर नहीं होंगे, वस्तु अनंत पे नहीं होगी, तो ये लगेगा, रट्टा लग गया होगा, रट्टा आ गया होगा दिमाग में बिल्कुल। और अगर कोई अनंत पे होगा तो फिर कोणीय आवर्धन लगेगा। अगर प्रतिबिंब अगर कोई अनंत पे होगा तो कोणीय आवर्धन का सूत्र बनेगा, दोबारा ठीक करेंगे उसको। और अगर प्रतिबिंब अनंत पर है तो ये लग जाएगा, ये वाली चीज़ लगेगी। अब यहाँ से आगे हमारी यात्रा शुरू होती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं।